Hello, my amazing viewers. वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। डी ट्रिपल एस बी जेई के सिविल के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। मैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मेनली जो इलेक्ट्रिकल एग्जाम जो हो चुका है उससे पूछे गए हैं। उसमें इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताऊंगा कौन सा पार्ट ज़्यादा पूछा है, कहाँ से क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा है कम है, और मैं आपको क्वेश्चन का आंसर भी एक्सप्लेन यहाँ पे करने वाला हूँ जितना पॉसिबल मैं यहाँ पर कर पाऊँ, क्योंकि इन डेप्थ कराना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। जितना पॉसिबल होगा वो मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा। सिविल जेई का पेपर भी ऐसा ही आएगा, इससे आपको आइडिया लगेगा करंट अफेयर्स कितने पूछे जा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, कहाँ से क्या पूछा जा रहा है, सब आपको यहाँ पर आइडिया लगेगा। पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, सिविल जेई का पेपर भी ऑलमोस्ट ऐसा ही आपको देखने को मिल सकता है, और करंट अफेयर्स का भी आइडिया आपको लग जाएगा कितनी लेवल की प्रिपरेशन आपको करंट अफेयर्स की करनी है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप करंट अफेयर्स को टाइम अपना मैनेज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर अमेजिंग सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ड्यूरिंग हुज टर्म वाज रॉलेट एक्ट पास इन द ईयर 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था सबसे पहली बात। गांधी जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये एक्ट था कि आपको इसमें किसी को भी जेल में डाल दिया जा सकता है बिना किसी की रीजन के, बिना किसी क्राइम के। तो लॉर्ड इरविन थे तब, लॉर्ड वेवल थे, लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और लॉर्ड लिनलिथ गो थे। आपको इन सबका टेन्योर याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लॉर्ड इरविन का टेन्योर आपको बता देता हूँ। 1926 से 31 तक लॉर्ड इरविन का रहा था। लॉर्ड वेवल बाद में आए थे, 1943 से 47 तक हमारे वेवल रहे थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है ये 1916 से 1921 तक रहे थे, और लॉर्ड लिनलिथ को 1936 से 44 तक ही रहे थे। तो चेम्सफोर्ड आंसर याद रखना आपको। बहुत अच्छा फेमस रिफॉर्म्स भी थे, मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं इनको, वो भी 1919 में पास किए गए थे, वो भी आपको याद रखना। मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 99 में, 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड का और मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स को बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखने की चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ विच स्टेट लाइज इन द मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू में किस स्टेट का साउथ ईस्टर्न पार्ट होता है। साउथ आपको पता है ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो यही पार्ट किस स्टेट का लाई करता है मालवा प्लेट्यू में। मालवा प्लेट्यू जो है सेंट्रल इंडिया का रीजन है। सेंट्रल इंडिया वाला जो रीजन है, यानी कि मध्य प्रदेश वाला पार्ट, राजस्थान का पार्ट, वो हमारा मालवा प्लेट्यू में यहाँ पर आता है। अब साउथ ईस्टर्न पार्ट किसका आएगा, राजस्थान का आता है। किसका आता है, राजस्थान का। वेस्ट बंगाल तो वहाँ है ही नहीं, बिहार भी नहीं है, और उड़ीसा भी दूर है वहाँ से, तो आपको डायरेक्टली पता लग सकता है मालवा प्लेट्यू में राजस्थान ही आएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन से साउथ ईस्टर्न पार्ट में कौन कौन सी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जो साउथ ईस्टर्न राजस्थान का पार्ट है वो मालवा प्लेट्यू के अंडर लाई करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर राइट टू फ्रीडम एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू फ्रीडम के अंडर इसमें से किसको इंक्लूड नहीं किया गया। फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए, 12 से 32 होते हैं। ठीक है, अब राइट टू फ्रीडम जो है उसके अंदर अंदर आता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स होते हैं, जो मेनली राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन इन द यूनियन, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मूव राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडियन, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो अपने आप में ही करेक्ट हैं, बट टू प्रमोट द रिलीजन ऑफ वंस चॉइस इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आर्टिकल 19 के अंडर ये आते हैं, आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 19 के अंडर ये सारे आते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विद द मेन ऑब्जेक्टिव प्रमोटिंग इंडियाज एक्सपोर्ट। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर्मुलेटिंग और इंप्लीमेंटिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो हमारी है, और मेन ऑब्जेक्टिव जिसका है टू प्रमोट इंडियाज एक्सपोर्ट। क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, डीजीएफटी है, एक्सिम बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो याद रखना आपको, ये डीजीएफटी का काम है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। यही हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है, इंप्लीमेंट करता है, उसका जिसका मेन ऑब्जेक्टिव हमारा प्रमोट करना है क्या है, इंडियाज एक्सपोर्ट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विन विच ईयर डिड द क्रिप्स मिशन अराइव्स। क्रिप्स मिशन कब इंडिया में आया था, तो सबको पता होना चाहिए 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे हमारे, तो इसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के अंडर से नाम पड़ता था क्रिप्स मिशन। 1942 में ये लोग आए थे, ये मेंबर थे हमारे वॉर कैबिनेट के। जो मेन 4 बातें हमारी डिक्लेरेशन हुई थी कि इंडियन यूनियन जो होगा वो डोमिनियन स्टेटस इंडिया को मिल जाएगा, और यहाँ पे इलेक्टेड बॉडी होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी, जिसमें प्रिंसेस पार्टिसिपेंट होने चाहिए। और पाकिस्तान को कंसीड किया गया था, और फिर भी एक ऑप्शन दिया गया था अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए तब भी कोई स्टेट यहाँ से ऑप्ट आउट कर सकता है। एंड फोर्थ वन वाज कि स्टिल ब्रिटिशर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया। यानी सारी पावर अपने पास रख के इन्होंने क्रिप्स मिशन दिया था ताकि इंडिया वर्ल्ड वॉर में इनका साथ दे, बट इंडिया ने साफ नकार दिया इस बात को, ये आपको पता होना चाहिए। 1942 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑप्शन डी। Next question, Buddhist architecture is primarily represented by 3 prominent building types which Chaitya Hall is used as.
बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इसको प्राइमरी रिप्रेजेंट करते हैं 3 प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स हैं, टाइप ऑफ विच चैत्य हॉल इज यूज्ड एज कोर्ट, मोनेस्ट्री, म्यूजिक रूम या प्लेस ऑफ वर्शिप। तो चैत्य हॉल आर ऑलवेज यूज फॉर प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप। एक जगह, एक और जगह होती है विहारा, विहाराज, चैत्याज ये बोलते हैं। विहार यहाँ पे वो रुकते थे, जहाँ पर वो रेस्ट करते थे, रेस्ट रूम्स को बोलते थे यहाँ पे हमारे विहारा। और चैत्य आर द प्लेस ऑफ वर्शिप, ये भी आपको पता होना चाहिए। चैत्य पे क्वेश्चन पूछ लिया, विहारा पे क्वेश्चन पूछ सकता, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंट द फर्स्ट प्रोविजनल बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ऑन 26 नवंबर 1947। 1947 26 नवंबर को प्रोविजनल बजट जो हमारा फर्स्ट था इंडिपेंडेंट इंडिया का, किसने प्रेजेंट किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, कैलाश नाथ काटजू, षणमुख चेट्टी या फिर जवाहरलाल नेहरू। षणमुखम चेट्टी जी ने यहाँ पर हमारा फर्स्ट प्रोविजनल बजट जो इंडिपेंडेंट इंडिया का था 26 नवंबर 1947 को प्रेजेंट कर दिया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड का पॉपुलेशन डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 11 अक्टूबर, 11 जुलाई, 11 अगस्त, 11 सितंबर। तो जुलाई मंथ में 11 को हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, ये डेज आपको हमेशा याद रखना है, एक ना एक डे यहाँ पर पूछता है। इंपॉर्टेंट डेज जो हैं 30 to 40 डेज आपको याद रख लेने, इंपॉर्टेंट वाले जो हैं उनकी डेट्स, ताकि एग्जाम में कहीं क्वेश्चन आए तो आपको ये आना चाहिए, सिंपल है। व्हाट इज द नेम ऑफ आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय? हिमालय की सबसे आउटर मोस्ट रेंज का नाम क्या है? पूर्वांचल, शिवालिक, डून्स या फिर कुमाऊं। शिवालिक को कहा जाता है आउटर मोस्ट रेंज। इन डेप्थ पढ़ना तो ज्योग्राफी की क्लास में मैं आपको ये पढ़ा दूंगा इन डेप्थ, कि आपको पता रहे कि आउटर मोस्ट रेंज कौन सी है, इनर मोस्ट रेंज कौन सी है, मिड में कौन सी रेंज आती है। तो शिवालिक हमारी रेंज है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ बीसीसीआई की बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मैच ऑफिशियल? इनमें से कौन मैच ऑफिशियल नहीं होता? स्कोरर, टीम कैप्टन, रेफरी या फिर अंपायर। ऑफिशियल मतलब जो चेक करते हैं चीज़ें, देखते हैं कि इजीली चीज़ें होनी चाहिए प्रोसेस के अंदर, तो वो रेफरी, अंपायर और स्कोरर होते हैं। टीम कैप्टन सिर्फ प्ले करता है, वो मैच ऑफिशियल नहीं होता। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदया 5 ईयर प्लान विच वाज इंस्पायर्ड बाय गांधीयन आइडियल वाज ड्राफ्टेड बाय। जो गांधीयन आइडियल्स के बेसिस पे, इंस्पिरेशन पे सर्वोदया 5 ईयर प्लान बनाया गया। तो ड्राफ्ट किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, जेपी नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल या मौलाना अबुल कलाम। तो सर्वोदया मतलब लोगों की मदद करने का, जो गांधीयन आइडियल्स को सबसे ज्यादा फॉलो करते थे वो एक ही इंसान थे यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंटली जेपी नारायण। जेपी नारायण ही इंपॉर्टेंटली गांधीयन आइडियल्स को यहाँ पर फॉलो करते थे, उसी के बेसिस पे सर्वोदया 5 ईयर प्लान को यहाँ पर ड्राफ्ट किया था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Bhadla Solar Park become the world's largest solar park with the solar projects commissioned. Where is this park located? भादला सोलर पार्क कहाँ पर लोकेट है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क ये बन चुका है। राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और तेलंगाना आपको पता ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो राजस्थान और तमिलनाडु में कंफ्यूजन हो सकता था, बट तमिलनाडु में जो ज़्यादा है वो विंड एनर्जी का काम होता है। विंड एनर्जी पे तमिलनाडु फर्स्ट हम काउंट करते हैं। तो राजस्थान में बना है भाटला सोलर पार्क, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी और लॉ कैन नो ऑब्जेक्ट विद द मास ट्रेवल एज फास्ट एज द स्पीड ऑफ लाइट इन एन एम्प्टी स्पेस इन वैक्यूम? अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी और लॉ कौन सा ऑब्जेक्ट जो मास ट्रेवल एज फास्ट एज द स्पीड ऑफ लाइट कर सकता है एम्प्टी स्पेस यानी कि वैक्यूम में? डाल्टन्स लॉ, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर हेनरीज लॉ। सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसका आंसर है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये प्रूव कर देती है हमारी ये बात को। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल ड्यूटीज की यहाँ पर बात कर रहा है, तो इंडियन सिटीजन की कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पर नहीं होती? टू चेरिश एंड द फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। उसके बाद टू अपहेल्ड एंड द प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू फॉलो ऑल रिलीजियस नॉर्म्स अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, टू वैल्यू एंड द प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कॉम्पोजिट कल्चर। ये सारी की सारी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, बट ये नहीं है टू फॉलो ऑल रिलीजियस नॉर्म्स अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। ये हमारी कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पर नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इज द ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पर हमारी ये नहीं होती। और आर्टिकल कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज का? 51A। 51A स्वर्ण सिंह कमेटी शायद मेरे हिसाब से सही है, स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था आर्टिकल 51A के अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज द गवर्निंग बॉडी फॉर द ओलंपिक्स एंड व्हाट एंड अदर गेम्स इन विच इंडिया पार्टिसिपेट? इंडिया कौन सी गेम में पार्टिसिपेट करता है? कॉमनवेल्थ, एफ्रो एशियन गेम्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन या फिर एशियन गेम्स? तो इंडिया जो है पार्टिसिपेट करता है कॉमनवेल्थ गेम में। कॉमनवेल्थ गेम यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कॉमनवेल्थ गेम क्या होती है कि जब ब्रिटिशर्स ने जहाँ जहाँ कॉलोनी बसाई थी तो उनको कहा था कि तुम हमारे कॉमनवेल्थ हो, तुम हमें कुछ पैसा दो, हमारी क्वीन को कुछ पैसा दोगे आप हर साल। आप पैसे देते हैं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट वहाँ की क्वीन को पैसे देती है, वो कॉमनवेल्थ काउंट होता है। उसी के बेसिस पे कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ पर की जाती है, जहाँ जहाँ पे ब्रिटिशर ने कॉलोनाइज किया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी क्लासिकल ताल्स और साइकिल ऑफ रिदम्स आर देयर इन द क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक। मोस्ट डिफिकल्ट एक क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसमें गलत मार्क ना करें। 98, 78, 88, 108। अगर किसी को याद होगा, किसी ने कभी सुना होगा क्लासिकल ताल और साइकिल ऑफ रिदम को हम क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक में कितना होते हैं, 108, यानी कि 108 ये रहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। इन विच ईयर मोहनजोदड़ो सिटी जो प्रोक्लेम्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया था मोहनजोदड़ो सिटी को 1990, 1975, 1965, 1980। 1980 में बनाया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज हु कोरियोग्राफ द फेमस सॉन्ग काहे छेड़ मोहे इन द मूवी देवदास एंड मोहे रंग दो लाल फ्रॉम बाजीराव मस्तानी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ द विच क्लासिकल डांस। पंडित बिरजू महाराज जो हैं कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, तो ये कथक के हैं। ऑप्शन बी कथक की ये हमारे जो में फेमस वो हैं पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे इनडेप्थ चीज़ें नहीं बता रहा, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं और आप किस लेवल पे प्रिपेयर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द बेस्ट रैंक इन यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में। कौन सी कंट्री का बेस्ट रैंक है यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में? बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो सबको लगेगा कि इंडिया के हालात वैसे तो बहुत बुरे हैं, तो यहाँ पर भी हालात बुरे ही होंगे, बट ऐसा गलत आपको लग रहा है। इंडिया इनमें बेस्ट आता है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, BAP। तो आप समझ ही जाएंगे BAP यहाँ पर कौन है, हमारा इंडिया है। तो यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ऊपर जो आता है वो हमारा इंडिया आता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। So students, moving to the last question of this session, according to report 11 of the Ministry of Housing and Urban Affairs, in which state India is the most urbanized with a 62.2% urban population? 62.2% अर्बन पॉपुलेशन है, तो मोस्ट अर्बनाइज सिटी में से कौन सी है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब या फिर गोवा। सबको पता है यूपी तो नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, गोवा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे 62.2% अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पर है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने DSSP के जेई के सारे क्वेश्चन थोड़ली कवर कर लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इससे आपको आइडिया लगेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री कितनी पूछी गई है, एंशियंट हिस्ट्री कितनी पूछी गई है, मिडिवल हिस्ट्री तो पूछी ही नहीं गई, और कितना हमारा करंट अफेयर्स है, क्या लेवल है एग्जाम का, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया यहाँ से मिल जाएगा, अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करने का मौका आपको यहाँ पर मिल जाएगा और अपना सिलेक्शन आप इंश्योर कर सकते हैं। मेरी मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें। यहाँ पर जितनी चीज़ें मैं आपको बता सकता था, मैंने पॉसिबली ट्राई किया, मैंने आपको यहाँ पर वो चीज़ें बता दी। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारे को सपोर्ट मिले। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग अस, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।